तो आज हम लोग देखते हैं सीक्वेंसिंग सीरीज का कुछ क्वेश्चन। सीक्वेंस सीरीज जो चैप्टर है क्लास 11th में, तो अलजेब्रा में जैसे कुछ क्वेश्चन होता है कि अलजेब्रा में क्या है कि आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी सीक्वेंस सीरीज आप पढ़ रहे हो तो सीक्वेंस सीरीज का बेसिक बेसिक बात अगर पता है एंड क्वेश्चंस के वेरिएशंस के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे तो आपसे क्वेश्चंस आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो जेई 2024 का क्वेश्चन है और उसको देखेंगे सॉल्व करके किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, लिस्ट वैल्यू ऑफ के फाइंड करो, लिस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच आपको थ्री टर्म्स गिवन है, थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स गिवन है। तो जैसे कि देखो एपी में पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं कि अगर ए बी सी एपी में है, ए बी सी आर इन एपी, तो ए बी सी एपी में है तो इसमें क्या होता है, बी इक्वल्स टू क्या लगा सकते हो आप, ए प्लस सी बाई टू, या फिर आप लिख सकते हो टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी, है ना। अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम है तो बी इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस सी बाई टू लिख सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर दे रखा आपको 4 के पावर 1 प्लस एक्स प्लस ऑफ 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स, फिर दे रखा आपको के बाई टू, फिर दे रखा आपको 16 टू द पावर एक्स प्लस 16 टू द पावर माइनस एक्स। ये तीन टर्म्स गिवन है, तो यहाँ पर यही कंडीशन लगाओ तो क्या हो जाएगा, देखो के बाई टू इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 टू द पावर 1 प्लस एक्स प्लस ऑफ 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स प्लस ऑफ 16 टू द पावर एक्स प्लस 16 टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब ये टू टू क्या कर सकते हो आप, कैंसिल आउट। तो यहाँ पर आप लोग के लिख सकते हो इसको, k इज इक्वल्स टू, के इज इक्वल्स टू कितना लिख सकते हो, तो देखो k इज इक्वल्स टू लिख सकते हो यहाँ पर बेसिकली ये हो जाएगा 4 इंटू 4 टू द पावर x लिख सकते हो, प्लस ये लिख सकते हो 4 इंटू 4 टू द पावर माइनस एक्स लिख सकते हो, और 16 टू द पावर x जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हो 4 के स्क्वायर के पावर x, है ना, 4 स्क्वायर के पावर x, और ये हो जाएगा 4 स्क्वायर के पावर माइनस एक्स। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। फिर आप यहाँ पर देखो तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 टू द पावर एक्स प्लस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर एक्स प्लस ऑफ इसको आप लिख सकते हो 4 स्क्वायर यानी 4 के पावर 2x, और ये हो जाएगा 1 बाई 4 के पावर 2x, क्योंकि माइनस है तो ये आ जाएगा आपका। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। तो कैसे ऑपरेट करोगे, तो ये देखो यहाँ पर ये 4 इंटू 4 टू द पावर एक्स है प्लस 4 इंटू 4 टू द पावर एक्स है, ये चार टर्म दे रखा है। तो इसको अगर थोड़ा सा अरेंज करो तो देखो क्या मिलेगा आपको, बेसिकली जब आप अरेंज करोगे तो यहाँ पर k इक्वल्स टू कितना आपका 4 इंटू 4 टू द पावर x प्लस 4 बाई 4 टू द पावर x, और फिर दे रखा आपको 4 टू द पावर 2x एंड देन 1 बाई 4 टू द पावर 2x। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, और अरेंज करोगे तो क्या होगा समझो यहाँ से। तो जब आप इसको अरेंज करो तो यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो यह आ जाएगा 4 टू द पावर x प्लस ऑफ 1 बाई 4 टू द पावर x, यह आ जाएगा। फिर प्लस ऑफ 4 टू द पावर 2x प्लस इसको लिख सकते हो आप 4 टू द पावर 2x प्लस ऑफ 1 बाई 4 टू द पावर 2x। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है आपको कंडीशंस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इसके जो वैल्यू निकालते हैं हम लोग वैसे भी जैसा पढ़ते हो कोई भी टर्म्स है और उसका रेसिप्रोकल जो होते हैं, तो इसका अगर वैल्यू आप फाइंड करोगे, इसका अर्थमेटिक मीन इक्वल करते हैं ज्योमेट्रिक मीन को लेकर के, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2। जैसे कि यहाँ पर मान लो हम लोग अर्थमेटिक मीन इक्वल करते हैं ज्योमेट्रिक मीन, एक के लिए लगाते हैं, दूसरा आपको पता चल जाएगा कैसे होता है। तो अर्थमेटिक मीन में मान लो दो टर्म्स आपके पास, तो आप इसको लिख सकते हो 4 टू द पावर x बाई 1 बाई 4 टू द पावर x बाई 2 इक्वल करते हैं रूट अंडर क्या लगाते हैं हम लोग 4 टू द पावर x इंटू 1 बाई 4 टू द पावर x। अर्थमेटिक मीन इक्वल करते हैं ज्योमेट्रिक मीन। अब यहाँ पर देखो अगर हम लोग इसको देखें तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, और 4 टू द पावर x प्लस ऑफ 1 बाई 4 टू द पावर x इक्वल करते हैं कितना हो गया आपका 2। तो बेसिकली ये इसका क्या हो जाता है, लिस्ट वैल्यू होता है। तो ये दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, इसीलिए इसके लिस्ट वैल्यू कितना हो जाएंगे 2। ये हमेशा किसी भी नंबर उसके रेसिप्रोकल का वैल्यू होता है, जो कि अर्थमेटिक मीन इक्वल करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की कंडीशन लगाओगे एंड आप ला सकते हो। इसका मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आप क्या बोल सकते हो, देखो यहाँ पर आप इसके बदले लिख सकते हो 4 इंटू 2 लिख सकते हो, ये लिस्ट वैल्यू है ना, या 2 या 2 से ज्यादा होगा तो हमें निकालना भी के का लिस्ट वैल्यू है, इसलिए हम लोग इसका क्या लेंगे, लिस्ट वैल्यू को ले सकते हैं। तो 2 ले लो, और इसके भी लिस्ट वैल्यू क्या ले सकते हो आप 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस 2 यानी आंसर कितना हो जाएगा 10। तो जो 10 आया है वो क्या आपका लिस्ट वैल्यू ऑफ के है, लिस्ट वैल्यू ऑफ के का वैल्यू क्या हो गया 10। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो इसके लिए। और ये बेसिक फैक्ट है कि अगर आपका कोई नंबर और रेसिप्रोकल दोनों का अगर आप वैल्यू निकालोगे लिस्ट वैल्यू तो कितना हो जाता है 2। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन इक्वल करते हैं ज्योमेट्रिक मीन का कंडीशन लगा करके एंड देन सॉल्व कर सकते हो आप। तो इस क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था इसके वैल्यू कितने हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 10, 10 करेक्ट आंसर होगा। एंड इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप इन चीज़ों को अगर ध्यान रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा।
नाउ हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। ना देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इफ एस एन डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, S10 का वैल्यू दे रखा है आपको, S10 दे रखा है 390 एंड द रेशियो ऑफ द 10th एंड द 5th टर्म इज 15:7। तो देखो 10th और 10th टर्म एंड 5th टर्म का रेशियो कितना दे रखा है 15:7। आपसे पूछा जा रहा है कि S15 माइनस S5 का वैल्यू क्या होगा। अब ये देखो ये क्वेश्चन सब क्या है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्कूल लेवल के क्वेश्चन ये सब। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप सिंपली दो ही क्वेश्चन फॉर्म करोगे, ए और डी के वैल्यू निकालोगे, देन आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हो। एपी में है क्या, ए और डी के वैल्यू पता करना, ज्यादा ज्यादा कभी कभी एन पता करना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो और इजी है कि आपको यहाँ पर ज्यादा कुछ दिया ही नहीं है। तो देखो अगर इसको जब सॉल्व करने के लिए जाओगे तो क्या लिखोगे, S10 की वैल्यू कितना है 390 है ना, 390 दे रखा है। और S10 होता क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो वही लगाएंगे हम लोग, यानी सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा दो, सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस ऑफ n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है। अगर आप इस फॉर्मूला को यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, 10/2 इंटू 2a प्लस ऑफ 10-1 यानी 9d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 390। ठीक है, ये आ जाएगा। तो उससे कैंसिल कर लो, 5 से इसको कैंसिल कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 35 और 4 78। तो 2a प्लस 9d का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 9d का वैल्यू आ जाएगा 78। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल गया। अब एक और इक्वेशन निकालना है, तो इसके लिए एक रेशियो दे रखा आपको, 10th एंड 5th टर्म का रेशियो। तो देखो tn का जो फॉर्मूला होता है, tn इक्वल्स टू कितना होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ये tn का फॉर्मूला होता है, ये लगा सकते हो। अब इसको जब लगाओगे तो होगा क्या, तो देखो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पर T10/T5 का रेशियो निकालें, ये दे रखा है 15/7। तो देखो T10 कितना हो जाएगा आपका a प्लस 9d और T5 कितना हो जाएगा a प्लस 4d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15/7। नाउ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7a प्लस ऑफ 63d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15a प्लस ऑफ 60d। ठीक है, आ जाएगा। नाउ इसको इधर कर लो तो ये आ जाएगा 3d इक्वल्स टू 8a। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब आप किसी भी एक वैल्यू को यहाँ पर पुट करके ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हो। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर लिख सकते हो बेसिकली d इक्वल्स टू 8a/3। ठीक है, d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8a/3। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दोगे एंड सॉल्व हो जाएगा। तो देखो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या है आपका, 2a प्लस ऑफ 9d का वैल्यू कितना है 78। ठीक है, 2a प्लस 9d की वैल्यू 78 है और d की वैल्यू दे रखा है 8a/3। तो d के वैल्यू 8a/3 यहाँ पे क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे d के वैल्यू 8a/3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2a प्लस 9 इंटू 8a/3 इक्वल्स टू 78। तो यहाँ पे कैंसिल करो तो ये आ जाएगा 24 प्लस 22, ये आ जाएगा 26a। ठीक है, 26a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 78। ठीक है, 26 से कैंसिल कर दो तो कितने टाइम जाएगा 3 टाइम्स, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा 3। ठीक है, a की वैल्यू कितना आ गया आपका 3 आ गया। अब d निकालना है तो d है कितना, तो d इक्वल्स टू कितना आपका 8a/3। नाउ पुट कर दो तो 8 इंटू 3/3 यानी कितना हो जाएगा, d की वैल्यू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो a और d का वैल्यू आ गया। अब जैसे a और d का वैल्यू आ गया, अब आप क्या कर सकते हो, आपको बोला गया था इसमें कि S15 माइनस S5 निकालो, तो आप किसी का वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो S15 माइनस ऑफ S5 का वैल्यू कितना होगा, तो देखो S15 माइनस ऑफ S5, S15 को लिख सकते हो 15/2 इंटू 2a प्लस ऑफ 14d, ये आ जाएगा। और S5 का हो जाएगा 5/2 इंटू 2a प्लस ऑफ 4d। ठीक है, ये आ जाएगा। नाउ यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगा दिए Sn वाला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। नाउ वैल्यू पुट कर दो, तो a का वैल्यू कितना आपका 3 है, तो 15/2 इंटू 2 इंटू 3 करोगे तो 6 प्लस ऑफ 14 को d का वैल्यू कितना है 8 है ना, तो 8 है तो इसका 14 इंटू 8 कर दो 112। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, d की जगह 8 पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 5/2 इंटू 2a, तो ये आ जाएगा 6 प्लस ऑफ 32। ठीक है, ये मिलेगा आपको। ना इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो 15/2 इंटू ये हो जाएगा आपका 118। ठीक है, माइनस ऑफ 5/2 इंटू ये हो जाएगा 38। ठीक है, तो 2 से इसको कैंसिल करो तो कितने मिलेंगे आपको 5 और ये हो जाएगा 9 59। ठीक है, और इसको 2 से कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 19। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 15 को 9 से करोगे तो 135 और 15 को 5 से करोगे 75, तो 75 और 13 कर दो तो आ जाएगा 88 885 माइनस ऑफ 95। ठीक है, मिलेगा।
तो आंसर कितना हो जाएगा 790। तो 790 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बेसिकली आप यहाँ पर इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। और ये क्वेश्चन क्या है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपको कोई ऐसा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आंसर कितना हो जाएगा 790 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और इस तरह से आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। तो यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन है ये सब, मतलब आप अगर ये सब क्वेश्चंस को एग्जाम में देखोगे तो आपसे आसानी से बनेगा, ज़्यादा आप यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द प्रोग्रेशन। ये क्वेश्चंस जो है ना हमेशा पूछे जाते हैं, मतलब आपको ये वाला जो कॉमन टर्म्स वाले क्वेश्चन होते हैं, कभी टर्म्स पूछ देगा, कभी नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, कभी आपको कॉमन टर्म्स का लास्ट क्या होगा वो पूछ देगा, या कॉमन टर्म्स का 20वां टर्म 25वां टर्म निकालो, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो ये कॉमन टर्म्स वाले क्वेश्चन आपको बनाने आने चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखते हो बोला जाए कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द प्रोग्रेशन 4 9 14 19 इस तरह से चला अप टू 25th टर्म, इसके टोटल 25 टर्म है। फिर दूसरा सीक्वेंस है उसका 37 टर्म है। तो आपको पता करना है कि मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स होगा कितना। तो देखो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन आप ये ढूंढा करो कि फर्स्ट टर्म कौन सा कॉमन है, जो कि आसान है देखना यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी है। नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस में चाहे तो आपको थोड़ा सा लेंथी कर सकता है। ठीक है, अप टू 25 टर्म्स तक दे रखा, अप टू 25 टर्म्स तक। अब यहाँ पर जो सेकंड है आपका वो है 3 6 9 12। ठीक है, डॉट डॉट ये कितना है 37th टर्म तक, 37th टर्म। तो यहाँ पर अगर हम दोनों का कॉमन फर्स्ट टर्म निकालें, कॉमन फर्स्ट टर्म, तो देखो कॉमन टर्म्स आप यहाँ पर जब पता करोगे, कॉमन टर्म्स को हम लोग पता करते हैं, तो इसका कॉमन टर्म्स हो जाएगा, फर्स्ट कॉमन टर्म्स होगा वो क्या होगा 9 आपको मिलेगा फर्स्ट कॉमन टर्म्स। अब ऑब्वियसली आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा, तो सेकंड टर्म कैसे लिखोगे। तो देखो सेकंड टर्म या तो आप पूरा इसको और आगे तक लिख के चलो एंड देन देखो सेकंड टर्म्स कौन सा है, एंड उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, दो टर्म मिल जाएगा तो। लेकिन कॉमन डिफरेंस निकालने का एक और तरीका होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का एक और तरीका क्या होता है कि जैसे ये जो पहला है और दूसरा, इसका क्या करो कॉमन डिफरेंस पता करो। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 5। ठीक है, क्योंकि 9 - 4 करोगे। इसके कॉमन डिफरेंस कितना है तो 3 है। अब दोनों कॉमन डिफरेंस जो मिल गया इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम अगर ले लोगे, एलसीएम जो आ जाएगा, एलसीएम ले लोगे किसका 5 और 3 का, यानी 5 3 का एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा 15। यानी 15 क्या होगा कॉमन टर्म्स वाले का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। मतलब 9 है तो इसका मतलब इसके आगे वाला जो टर्म मिलेगा वो 24 मिलेगा। ठीक है, ये आपको मिलेगा 24 के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको 39। ठीक है, 39 मिल जाएगा। इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। तो 9 24 39 ये आगे बढ़ेगा। अब इसमें आ जाता है कि लास्ट टर्म कितना होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कॉमन टर्म चाहिए। तो सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा आपको कि लास्ट कौन सा टर्म है जो कॉमन है। अब ये आपको इसके लिए दोनों का लास्ट टर्म देखना होगा कि दोनों के लास्ट टर्म में कौन कौन सा टर्म है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस जा रहा है, ये जो सीक्वेंस है, दोनों का जो लास्ट कॉमन टर्म्स होगा ये आपको यहाँ पता करना पड़ेगा। अब इसमें आप कैसे पता करोगे ये चीज़ समझना है। तो देखिए इसके लिए 25 टर्म्स है, इसका अगर मान लो लास्ट टर्म हम निकालें तो इसका लास्ट टर्म क्या होगा T25 इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो 4 प्लस n a प्लस n - 1 इंटू डी। n - 1 करोगे तो कॉमन डिफरेंस ये कितना है 24 इंटू 4। ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस n - 1 इंटू डी है ना, कॉमन डिफरेंस आप यहाँ पर करोगे तो कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 5। ठीक है, a प्लस n - 1 इंटू डी लगा दो, तो 24 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाए 120 और 4 124। ठीक है, 124 इसके लास्ट टर्म आ रहे होंगे। अब यहाँ पर देखो इसके अगर देखोगे 3 6 9 12 वाले का, इसका 37 टर्म निकालोगे T37, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3 प्लस ऑफ 36 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 3, तो 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा 108 प्लस 3 111। ठीक है, तो इसके लास्ट टर्म में 111 आएगा और उसके लास्ट टर्म में 124 आएगा। अब आप यहाँ पर इसके पीछे वाले टर्म्स को लिख के देखो कि कौन कौन सा टर्म आ रहा है, देन कॉमन कौन सा होगा। तो देखो 124 है, तो बेसिकली 124 तो आपको दोनों में है ही नहीं, 111 लास्ट कॉमन हो सकता है। अब इसमें देखना कि 111 आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो देखो 124 है, इसका कॉमन डिफरेंस 5 है, अगर पीछे आओगे तो 119 आएगा, 119 से पहले आओगे तो आपको क्या मिलेगा 114, यानी 111 तो नहीं होने वाला है, 111 आपको यहाँ पर नहीं आ सकता। अब इसके बाद आपको और पीछे आने पड़ेंगे, 111 से पीछे आओगे तो आपको मिलेगा 108। 108 यहाँ पर देखो इसका अगर लास्ट टर्म देखोगे 124 वाले का, तो 124 इससे पीछे मिलेगा आपको 119, 119 देन मिलेगा आपको 119 से पहले आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका
100 ऑफ 19 आ गया, 19 ठीक है, तो 100 ऑफ 14 ठीक है, फिर आ जाएगा आपका 100 ऑफ 9 ठीक है, तो 109 तो कॉमन नहीं है एंड इस तरह से पीछे चलना पड़ेगा आपको। तो इसके बाद आ जाएगा आपका 100 ऑफ 4, 104 इसमें आ सकता है, नहीं आएगा क्योंकि 8 आएगा, 8 के बाद फिर 5 आ जाएगा, नहीं आएगा। फिर आपको मिलेगा 99 ठीक है, इसका 99 आएगा। इसमें देखो 111, 108, फिर 105, फिर 102 एंड 99, तो 99 दोनों में आ रहा है, यानी 99 क्या होगा, इसका लास्ट कॉमन टर्म्स होगा। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यानी इसका जो लास्ट टर्म हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 99। तो देखिए ये आपको सीक्वेंस मिल गया, यानी कॉमन टर्म्स के सीक्वेंस क्या हो गया, ये हो गया। तो आपको यहाँ से देखोगे तो क्या क्या मिला, तो देखो ये मिला 9, 24, 39 एंड लास्ट टर्म कितना है, 99। तो आपको पता करना है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है कितना। तो ये तो सिंपल हो गया, tn बराबर क्या लगाओगे, a प्लस एन माइनस 1 टू डी, और d की वैल्यू पता ही आपको 15, tn कितना हो गया 99, ये हो गया 9 प्लस ऑफ n पता करना है -1 इंटू डी की वैल्यू कितना हो गया 15, तो ये आ जाएगा आपका 90 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 15 से इसको कैंसिल करो तो 6 टाइम्स, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा 7, यानी टोटल 7 टर्म्स जो है ना कॉमन टर्म्स होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कितने कॉमन टर्म्स होंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 7 कॉमन टर्म्स। तो देखो ये क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, मतलब थोड़ा सा आपको इसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है ये काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब इतना कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या कर सकते हो, दोनों कॉमन डिफरेंस का एलसीएम, दोनों कॉमन डिफरेंस का एलसीएम ले लोगे एंड सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर जो आपका कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना चाहिए ना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, इसने बोला 20 टर्म फ्रॉम द एंड इन द प्रोग्रेशन क्या होगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है, इंट से पूछा गया तो इसका मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको यहाँ पर क्या है कि सिंपली ए और डी चाहिए, 20 टर्म का निकालना है तो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। तो देखो जब आप इंड से निकालना है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है ना आपका क्या हो गया फर्स्ट टर्म्स, ठीक है, लास्ट वाला जो हो जाएगा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, यानी इसका जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म वो कितना हो जाएगा -129 ऑफ 1/4, ये कितना हो जाएगा आपका, इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्या देखना होगा, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हो आसानी से, कॉमन डिफरेंस के लिए आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना लिख सकते हो, देखो 20 इंटू 19 ऑफ 1/4 है, तो किसी दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस निकाल दो। तो अगर हम लोग इसके ये दोनों टर्म ले लेते हैं, शुरू वाला कोई भी टर्म ले सकते हो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए 19 1/4, और ये इसको अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 20 माइनस ऑफ 19 ऑफ 1/4, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो उल्टा ही निकालना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि हम लोग को लास्ट से निकालना है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 20 माइनस ऑफ 19 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने मिलेंगे, 76 प्लस 1 77, 77/4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 80, 80 माइनस 77 यानी 3/4 हो जाएगा। देखो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लेकिन यहाँ पर क्या ना कि हम लोग को इंड से निकालना है, तो इंड से ये फर्स्ट टर्म हुआ, तो इसका मतलब इधर से हम लोग देख रहे हैं, है ना, इंड से देख रहे हैं, तो इंड से जब देखोगे तो इसीलिए हम लोग नेक्स्ट टर्म ये हो गया, प्रीवियस टर्म ये हो गया। जैसे जब हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म 20 बनेगा और प्रीवियस टर्म 19 एंड 1/4 बनेगा, इसलिए 20 माइनस 19 1/4 करना होगा। अगर इधर से निकालना होता है स्टार्टिंग से तो हम लोग सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, तो ये बात ध्यान रखना है। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 3/4, क्योंकि यहाँ पर गलती क्या होता है, कई बार लोग कॉमन डिफरेंस जैसे शुरू से निकाल देते हैं, फर्स्ट टर्म यहाँ से लेते हैं, तो फिर गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो कॉमन डिफरेंस भी क्या करना है, उसी साइड से निकालना है। अब यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि 20 टर्म आपको सम करना था, तो 20th टर्म का जो सम है, 20 टर्म फाइंड करना आपको बेसिकली, T20, तो T20 कितना हो जाएगा, a प्लस ऑफ 19d, a कितना है इसका, तो a हो गया -129 ऑफ 1/4 प्लस ऑफ 19 इंटू डी की वैल्यू कितना हो गया आपका 3/4, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर दो तो ये मिलेगा आपको 129 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 129 को 4 से करोगे तो कितना मिलेगा 36, और 4 टू 8, 8 3, 8 और 3 11, और ये हो गया 4 and 1 5, 516 प्लस 1 517, तो माइनस ऑफ 517/4 प्लस ऑफ 57/4,
ठीक है, ये आ जाएगा ना। इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 17 चला गया तो 40, यानी आ जाएगा आपका 460 माइनस ऑफ 460/4। ठीक है, 460/4 करोगे, इसको कैंसिल कर दो तो कितना होगा, माइनस ऑफ 115। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 115, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो देखो ये क्वेश्चंस क्या है, बहुत आसान क्वेश्चंस है, लेकिन ये पूछा गया जेईई में और आप बना सकते हो, मतलब ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा ईजी है। बस ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि आपको एंड से निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस में गलती नहीं करना, बाकी ये क्वेश्चंस में कोई दम वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं और तुम आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो यही है आपको, मतलब क्वेश्चंस जो सीक्वेंस सीरीज के होते हैं ना, काफ़ी इजी रहते हैं। ठीक है, बस ये है कि थोड़ा तरीके से पढ़ोगे तो क्वेश्चंस बनाना काफ़ी इजी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया आपको, in an AP the sixth term A6 equals to 2 if the product of A1 A4 A5 is the greatest then the common difference of the AP is। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है ना कि आपको A6 दे रखा है 2, मतलब अगर इस क्वेश्चंस को ऑपरेट करने के लिए जाओ, मैक्सिमम मिनिमम की इसमें कंडीशन लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ A1 A4 A5 इज द ग्रेटेस्ट, यानी मैक्सिमम वैल्यू, ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है, मैक्सिमम। देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना होगा। तो देखो पहले जो कंडीशन दिया है यहाँ पर, जब उसको सॉल्व करते हो तो A6 इक्वल्स टू 2 दे रखा है, तो मतलब A प्लस 5D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आप निकालना क्या, आपको D निकालना है, तो 5D इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, 2 माइनस A, तो D की वैल्यू हो जाएगा आपका 2 माइनस A/5, ये आ जाएगा, ये D की वैल्यू आ गया। अब आपको A1 A4 A5 का प्रोडक्ट, तो देखो A1 A4 A5, A1 A4 और A5, अब यहाँ पर देखो ये A1 A4 A5 का वैल्यू जो लिखते हो, तो A1 A4 A5 बराबर, आप यहाँ पर A1 को लिख सकते हो A, A4 को लिख सकते हो आप A प्लस 3D, और A5 को लिख सकते हो आप A प्लस 4D। ठीक है, ये आप ऐसा लिख सकते हो। अब इसको क्या करो, आप कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो कन्वर्ट करोगे क्योंकि आपको निकालना है, या तो आप A में कन्वर्ट कर लो पूरे को, या तो आप D में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये इक्वेशन के फॉर्म में जाएगा। तो मान लो इसको हम इसको मान लेते हैं सपोज Y। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको या तो D में कन्वर्ट करें या तो फिर A में कन्वर्ट करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हो बेसिकली, क्योंकि इसका प्रोडक्ट आना चाहिए ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पर D के वैल्यू क्या करो, पुट कर दो। जैसे आप चाहो तो A के वैल्यू भी पुट कर सकते हो एंड A के थ्रू भी जा सकते हो, लेकिन D के वैल्यू पुट कर दो। मान लो D के वैल्यू कितना है, 2 माइनस A/5, तो पुट करो हर जगह। तो y इक्वल्स टू ये हो जाएगा A इंटू A प्लस 3D, तो 3 इंटू 2 माइनस A/5, और ये आ जाएगा आपको इंटू A प्लस 4D, तो A प्लस 4D की जगह क्या हो जाएगा आपका A प्लस 4 इंटू 2 माइनस A/5। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व करो, तो y की वैल्यू कितना मिलेगा आपको, y इक्वल्स टू हो जाएगा A इंटू, ये हो जाएगा आपका 5A प्लस ऑफ 6 माइनस ऑफ 3A/5, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5A प्लस ऑफ 8 माइनस ऑफ 4A डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा आपका A/25, ये आ जाएगा आपका A/25, ये आ जाएगा 5A माइनस 3A, तो करोगे तो 2A प्लस 6, और ये हो जाएगा A प्लस 8। ठीक है, और यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 2A/25 इंटू A प्लस 3 इंटू A प्लस 8। ठीक है, तो ये y का वैल्यू आ गया, यानी 2A/25 इंटू A प्लस 3 इंटू A प्लस 8। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू आया 2A/25 इंटू A प्लस 3 इंटू A प्लस 8। ठीक है, A प्लस 3 इंटू A प्लस 8। अब इसको मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम करने के लिए क्या करो, पहले इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, फंक्शन फॉर्म में मल्टीप्लाई करके, देन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये इक्वेशन फॉर्म में चला जाएगा। तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 2/25 इंटू, यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा A प्लस 3, यानी A प्लस 3 A प्लस 8, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस ऑफ 8A प्लस 3A 11A, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ 24। नाउ A से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 2/25, ये हो जाएगा A क्यूब प्लस ऑफ 11A स्क्वायर प्लस ऑफ 24A, ये मिल जाएगा आपको। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो मैक्सिमम के लिए, तो देखो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो A के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए
आप यहाँ पर डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर सकते हो। तो dy बाई डी ए करोगे तो ये आ जाएगा 2/25, ये मिलेगा आपको 3a² प्लस ऑफ ये आ जाएगा 22a और ये मिलेगा प्लस ऑफ 24, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट पता कर सकते हैं a के वैल्यू। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको 0 कर देंगे, ठीक है। इधर मैक्सिमम मिनिमम दोनों के लिए, मतलब क्रिटिकल पॉइंट आपको पता करने के लिए इसको 0 करना पड़ेगा, जो कि क्लास 12 का कंसेप्ट है, आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो देखो अब अगर हम लोग इसको 0 करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जब सॉल्व करोगे ये फैक्टर को तो कितना हो जाएगा 3a² प्लस ऑफ 22a प्लस ऑफ 24 इक्वल्स टू कितना है 0। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पर इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो a के वैल्यू निकालेंगे, a के वैल्यू आप फाइंड कर लो, तो a के वैल्यू करोगे तो कितना हो जाएगा -b यानी -22 प्लस माइनस ऑफ √d b², यानी आप यहाँ पर देखो फैक्टर हो सकता है क्या, क्योंकि फैक्टर अगर हो जाएगा तो आपको इजी रहेगा, ठीक है। तो फैक्टर अगर करने जाओगे तो यह आ जाएगा 3a² प्लस ऑफ यह आ जाएगा आपको 12a में ब्रेक हो गया एक, और एक क्या हो सकता है आपका 12 प्लस 10, 12 और 10, ठीक है, 10a ले सकते हो आप, क्योंकि 24 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आएगा ना, तो आ जाएगा आपका नो 18 ले सकते हो, यानी यहाँ पर अगर आपका आ जाएगा 18 और ये 4 ले लो तो 4a प्लस 24 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर फैक्टर हो जाएगा आपका 3a² प्लस 18a प्लस 4a, यानी इसको लिख सकते हो a प्लस 6 और ये आ जाएगा आपका a प्लस 6 आ जाएगा और एक आ जाएगा 3a प्लस 4, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगा आपको -6 और -4/3। अब देखो a के दो वैल्यू मिल गया, अब a के दो वैल्यू मिला तो यहाँ पर आपको पता करना पड़ेगा किस वैल्यू पर मैक्सिमम आएगा, क्योंकि आप डायरेक्टली यहाँ पर नहीं जा सकते कि किस वैल्यू पर मैक्सिमम आएगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं बेसिकली कि जो आपका फैक्टर है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए या तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो, सेकंड डेरिवेटिव से चले जाओ, या तो आप एक बार नंबर लाइन के थ्रू भी जा सकते हो, नंबर लाइन के थ्रू भी ये पॉसिबल है। तो अगर नंबर लाइन के थ्रू जाओगे तो यहाँ पर इसको नंबर लाइन पर डाल दो, तो ये मिलेगा -6 और ये हो जाएगा -4/3। अब यहाँ पर देखोगे तो इसका जो कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस का मतलब यहाँ पर इस तरह से देखोगे तो ये क्या देगा आपको मैक्सिमम और ये क्या देगा आपको मिनिमम, यानी a इक्वल्स टू -6 पर आपको क्या मिलेगा मैक्सिमम, है ना। इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू आप निकाल सकते हो। यानी a इक्वल्स टू -6 पर आपको क्या मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा। तो मैक्सिमम अगर a इक्वल्स टू -6 मिला तो आप क्या करोगे, मैक्सिमम a के वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो। अब इसमें पूछ रहा था कि ग्रेटेस्ट के लिए कॉमन डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा, तो देखो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करोगे, क्योंकि d जो है वो किसके इक्वल है, तो d हम लोग देखे थे यहाँ पर d जो है आपका बेसिकली इक्वल है 2a - 5, 2a - 5 के बराबर है। इसमें पुट कर दो तो d की वैल्यू है 2 - a/5, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस माइनस प्लस 6/5, तो आंसर कितना हो जाएगा 8/5। क्योंकि आपसे पूछा जा रहा था कि d के वैल्यू निकालो जिसके लिए a1 a4 और a5 क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए, यानी मैक्सिमम हो जाना चाहिए। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका 8/5, ठीक है, एक ऑप्शन होगा, एक कुछ और होगा। तो बेसिकली d का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 8/5 करेक्ट आंसर होगा, एंड इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो ये क्वेश्चन, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें आपको बोला गया है कि दो टर्म्स दे रखा है और ये कॉमन टर्म से रिलेटेड है। जैसे हम लोग अभी एक क्वेश्चन किए थे कॉमन टर्म से रिलेटेड, इसमें बस अलग ये है कि आपको सम पूछ रहा है। उसमें जो क्वेश्चन था उसमें आपको पूछा रहा था कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स बताओ। देखो प्रोसेस दोनों का सेम होगा, बस लास्ट में आपको सम निकालना है। तो यहाँ पर देखो ये जो सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस, इसमें देखो फर्स्ट टर्म कॉमन क्या है, तो फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 11, दोनों में क्या है 11 कॉमन है। तो यहाँ पर ये 11 जो है ना दोनों में है 11, तो यानी इसका फर्स्ट टर्म कॉमन टर्म्स का जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, कॉमन टर्म्स जब आप निकालोगे तो कॉमन टर्म्स का फर्स्ट टर्म क्या हो गया 11। अब आ जाता है कि सेकंड टर्म से ये है कि भाई आप कॉमन डिफरेंस पता कर लो कॉमन टर्म्स का। तो इसका कॉमन डिफरेंस देखोगे तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 4, और इसका कॉमन डिफरेंस देखोगे तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 3। दोनों का एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा 12, यानी इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 12, तो ये आ जाएगा 23
देन आ जाएगा आपका 35, है ना, इस तरह से चलेगा। अब इसमें आ जाता है कि हम लोग लास्ट टर्म पता करें, लास्ट टर्म क्या होगा। तो दोनों का देखो कॉमन टर्म्स में लास्ट टर्म कौन सा है। अब इसके लिए थोड़ा सा मैनुअली जा सकते हो, तो देखो 403 है आपका, तो आप इससे करके देखो, तो ये इससे पीछे जो टर्म्स आएगा 399, ठीक है, 399 देखो उसमें आ सकता है। तो 404 के बाद देखो तो 401 आएगा, 401 के बाद 398 आ जाएगा, तो नहीं आएगा ये। 399 के बाद इसमें जा सकते हो आप 395। अब देखो इसमें 395 आ सकता है कि नहीं, तो 395 के लिए देखोगे तो 404, देन 400 आ गया आपका 1, एंड देन आ जाएगा आपका 399 आएगा यहाँ पर, क्योंकि 399 नहीं आएगा, वो 398 आ जाएगा। 398 के बाद 395, हाँ तो 395 क्या दोनों में कॉमन टर्म्स है, इसका मतलब 395 इसका लास्ट टर्म होगा, तो 395 क्या हो गया इसका लास्ट टर्म, ठीक है। अब आप यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स पता कर लो, ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इसका नंबर ऑफ टर्म्स पता कर लो। तो क्या लगाओगे, टी एन वाला फॉर्मूला लगा दो, तो टी एन यहाँ पर लगाओगे, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, बस ये आपका आ जाएगा। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा आपका 395, है ना, इक्वल्स टू 11 प्लस ऑफ n माइनस वन इंटू डी डी के वैल्यू कितना ले लोगे 12, ठीक है। 395 माइनस 11 कर दो तो कितना मिलेगा आपको 384, 384 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 12, और 12 से इसको कैंसिल करो तो ये आ जाएगा 36 और 2, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा 33, n की वैल्यू 33 आ गया। अब n केवल 33 आ गया, अब आपके बाद अब पूछा जा रहा है आपको कि सम निकालना है, तो देखो बहुत सिंपल है, आपको फर्स्ट टाइम पता है लास्ट टाइम पता है, सम निकाल सकते हो। तो सम के लिए क्या करोगे, यहाँ पर हम लोग जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो सम के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हो आप बेसिकली, कि सम आपको अगर निकालना है तो सम के लिए यहाँ पर आप यूज कर सकते हो बहुत आसानी से, एस एन इक्वल्स टू कितना होता है n/2 a प्लस एल, है ना, ये फॉर्मूला यूज कर लो। तो n/2 मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 33/2 इंटू ए का वैल्यू कितना आपका 11 और लास्ट टर्म कितना आपका 395, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर दो 33/2 इंटू 395 और 11, तो ये हो गया 406, 406 इसको कैंसिल कर दो तो ये मिलेगा आपको 203, ठीक है। तो 33 इंटू 203, 33 को 203 से मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा आपको, 203 करोगे तो आ जाएगा 609, फिर आ जाएगा 609, तो आ जाएगा 9966, तो यानी आंसर कितना हो जाएगा 6699, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब आप यहाँ पर एकदम फ्रिक्वेंटली बना सकते हो क्वेश्चन को, और कॉमन टर्म्स वाले क्वेश्चन जो है ना इस तरह से सॉल्व करोगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस को। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इसमें बोला गया है कि एक फंक्शन दे रखा है जिसका रेंज है अल्फा बीटा, आपसे पूछा जा रहा है कि सम ऑफ द इनफिनाइट जीपी क्या होगा, उस फर्स्ट टर्म में 64 एंड द कॉमन रेशियो इज दे रखा आपको अल्फा बाई बीटा। तो यहाँ पर मेन जो है आपका रेंज पहले पता करना पड़ेगा, रेंज पता कर लोगे देन ये क्वेश्चंस बन जाएगा। तो देखो इसको रेंज से रिलेट किया गया है क्वेश्चंस को, तो एफ थीटा इक्वल्स टू दे रखा आपको साइन पावर 4 थीटा प्लस ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है साइन पावर 4 थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आपको इसको रेंज निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि जैसे रेंज निकल जाएगा आप फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब रेंज निकालने के लिए क्या करो यहाँ पर, क्योंकि साइन पावर 4 थीटा और ये भी दे रखा आपको साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको कोशिश करो कि एक में कन्वर्ट करने का। तो यहाँ पर मान लो अगर साइन पावर 4 थीटा है, क्योंकि नीचे में प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको ऐसा करो, इसको लिख लो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ऐसा लिख सकते हो, और इसको डिवाइड कर लो डिनोमिनेटर से, तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी हो जाएगा साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 1, तो यानी एफ थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन पावर 4 थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप इसको साइन में कन्वर्ट कर लो या कॉस में कन्वर्ट करो, तो क्योंकि 2 कॉस स्क्वायर है तो आप ऐसा करो कॉस में ही कन्वर्ट करो, क्योंकि साइन में कन्वर्ट करोगे तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ना देखो साइन पावर 4 थीटा को अगर आप चाहो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए, इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस के पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। अगर इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हो तो कितना मिलेगा आपको, देखो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा आपका
1 प्लस कॉस पावर 4 थीटा माइनस ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पहले से, तो एक कॉस स्क्वायर चला जाएगा यहाँ से, तो ये अब आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। तो एफ थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो अगर एफ थीटा वैल्यू देखोगे तो एफ थीटा इक्वल्स टू हो गया 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये आपका यहाँ पर 1 प्लस कॉस पावर 4 थीटा, 1 प्लस कॉस पावर 4 थीटा, और नेक्स्ट आपका देखो माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखना होगा कि इसका रेंज कैसे निकालोगे। रेंज मतलब यहाँ की भाई लिस्ट, यानी लिस्ट वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना आपको। तो देखना होगा लिस्ट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू के लिए सबसे पहले आप यूज कर सकते हो, मान लो कॉस स्क्वायर थीटा को, क्योंकि न्यूमरेटर में है कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप ऐसा कर सकते हो यहाँ पर, अगर कॉस स्क्वायर के वैल्यू को हम लोग देखें तो कॉस स्क्वायर का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है, यहाँ पर अगर आप कर सकते हो तो कॉस का मिनिमम वैल्यू आप ले सकते हो 0। ठीक है, जो थीटा कॉस टू 90 पे आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो तो मान लो अगर कॉस स्क्वायर थीटा का जो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, मिनिमम नहीं सॉरी मैक्सिमम वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा का, अगर आप मैक्सिमम वैल्यू देखो, मिनिमम वैल्यू तो 0 आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा का अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को निकाले तो कॉस स्क्वायर थीटा किस में लाई करता है, 0 से लेकर के 1 में लाई करता है। ठीक है, 0 से 1, तो 0 से 1 अगर लेते हो, मान लो अगर 0 पुट करते हो तो 0 पुट करो तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0 बाई 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो एक वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप कॉस स्क्वायर के वैल्यू क्या ले सकते हो, 1। अगर मान लो 1 लेकर के पुट करते हो तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 4 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 1 एंड माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर दो वैल्यू मिलेगा, एक 1 मिलेगा एक 3 मिलेगा। ठीक है, हालांकि इसको हम लोग अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉस पावर 4 थीटा है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, तो आप क्या कर सकते हो, कॉस स्क्वायर से अगर डिवाइड करोगे एंड देन ये बना सकते हो अर्थमेटिक मीन एंड इक्वल देन ज्योमेट्रिक मीन, तो भी आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो रेंज होगा, रेंज कितना हो जाएगा आपका, रेंज हो जाएगा 1 से 3, रेंज मिल जाएगा 1 से 3, रेंज 1 से 3 है, रेंज दे रख कितना रखा आपको, अल्फा बीटा, इसका मतलब अल्फा बीटा रेंज दे रखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा 1 हो गया, बीटा का वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है, तो बेसिकली ये बोला गया था कि आपको एक सम निकालना है इनफिनिट सीरीज का, जिसका फर्स्ट टर्म कितना 64 और कॉमन रेशियो कितना अल्फा बीटा, इसको यूज करते हैं हम लोग, यानी फर्स्ट टर्म जो है वो है 64 और कॉमन रेशियो जो है वो अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का मतलब हो गया 1/3। नाउ सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स क्या होता है जीपी का, a/1 माइनस आर, तो ये लगा लो, तो a कितना है 64/1 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा आपका 64 इंटू 2/3 यानी 3/2, तो इसको कैंसिल करोगे तो 32, 32 इंटू 3 करोगे तो 96, यानी सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स कितना हो जाएगा 96। तो बेसिकली ये आपका आंसर कितना हो जाएगा इसका 96, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है 64 और कॉमन रेशियो आ गया आपका अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा के अकॉर्डिंग कॉमन रेशियो निकालोगे तो कितना 1/3। वैसे इनफिनिट सीरीज के लिए कॉमन रेशियो 1 से कम होना चाहिए और ये 1 से कम है भी, तो इसीलिए 1 माइनस 1/3 करोगे तो कितना आ जाएगा 2/3 और 3 ऊपर चला जाएगा, तो 32 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा आपका 96। सम ऑफ इनफिनिट टर्म का वैल्यू कितना आ गया आपका 96, और इस तरह से आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा फंक्शंस का रेंज निकालने आना चाहिए, और आप अगर रेंज निकाल लोगे देन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पर ध्यान रखना कि आप जो ये वैल्यू पुट किए हो ना, ये तभी पुट कर सकते हो, अगर अनडिफाइन हो जाता तो फिर आप ये वैल्यू नहीं निकाल सकते यहाँ से, फिर इसके लिए हम लोग को प्रोसेस अलग करना पड़ता है, पर ये डिफाइन हो रहा था इसीलिए हम लोग डायरेक्टली कर दिए। बाकी एक और इसको तरीका होता है कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन वाले कंडीशन से, जैसे कॉस स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दोगे एंड देन उसको यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इतनी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी बना सकते हो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया आपको कि 3 सक्सेसिव टर्म ऑफ अ जीपी विद कॉमन रेशियो r greater than 1 are the length of the side of a triangle
एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये तो हो गया। तो इसका वैल्यू पूछ रहे क्या होगा। तो देखो ट्रायंगल है, ये क्वेश्चंस क्या है, बेसिक मैथ्स में आप बना सकते हो क्वेश्चंस को। मान लो ट्रायंगल का 3 साइड गिवन है, मतलब एक साइड का दे दिया ए आर और ए आर स्क्वायर, ठीक है। और आर का वैल्यू क्या है, कॉमन रेशियो क्या 1 से ग्रेटर है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल इतना इतना, ये लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल है। तो बेसिक कंडीशन होता है ट्रायंगल का कि किसी ट्रायंगल किसी दो साइड का सम क्या होना चाहिए, तीसरे से ग्रेटर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे ये कंडीशन लगा सकते हो। तो क्या कर सकते हो आप, ए प्लस ए आर ग्रेटर देन ए आर स्क्वायर, किसी दो साइड का सम तीसरे साइड से ग्रेटर होना चाहिए, ट्रायंगल का मेन कंडीशन होता है। अब यहाँ पे यूज कर लो, तो ए प्लस ए आर ग्रेटर देन कितना आपका ए आर स्क्वायर। तो अगर हम लोग यहाँ पर ए एलिमिनेट कर दे तो क्या मिलेगा आपको 1 प्लस आर ग्रेटर देन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है, आ जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हो आप, आर के वैल्यू फाइंड कर लो, क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू होगा आर का वो आप पता कर सकते हो। तो आर के वैल्यू निकालो तो क्या मिलेगा आपको, आर के वैल्यू आ जाएगा लेस देन 0 है, तो आर के वैल्यू -1 यानी 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac यानी +4/2, यानी आर का दो वैल्यू मिलेगा, एक आ जाएगा 1 प्लस रूट 5/2 और एक आ जाएगा आपका 1 माइनस रूट 5/2। अब इसको क्या कर सकते हो आप, लेस है तो नंबर लाइन पर डाल सकते हो। तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस रूट 5/2 और ये आ जाएगा 1 प्लस रूट 5/2, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से देखें प्लस माइनस प्लस करोगे तो बेसिकली ये आर के वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो आर बिलोंग्स टू हो जाएगा आपका 1 माइनस रूट 5/2 से लेकर के 1 प्लस रूट 5/2 पर, ठीक है। तो ये आर के वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर प्लस माइनस ऑफ आर के वैल्यू कितना होगा। तो देखो आर के वैल्यू आप कोई भी यूज कर सकते हो इसमें से। तो जो आपसे पूछा जा रहा है कि 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर प्लस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस आर का वैल्यू कितना होगा। तो बेसिकली देखो आर के वैल्यू आप ले सकते हो, मान लो 1 प्लस रूट 5/2 ले लिए, ठीक है। तो 1 प्लस आर के वैल्यू लेटेस्ट अज्यूम क्या ले सकते हो आप, दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो 1 माइनस रूट 5 एंड 1 प्लस रूट 5। तो देखो अगर 1 प्लस रूट 5 करोगे बाई 2, तो रूट 5 का वैल्यू क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग मतलब 2 प्लस 1 करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पर 3 पॉइंट समथिंग है, मतलब 3 पॉइंट डॉट डॉट है ना, ऐसे आ रहा है डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 1.5 डॉट डॉट, ठीक है, ये आ जाएगा आर का वैल्यू। अब मान लो अगर हम इस वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है, तो 3 इंटू 1.5 है ना डॉट डॉट करते हो प्लस ऑफ यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ 1.5 डॉट डॉट। तो देखो 1.5 का वैल्यू क्या हो जाता है, यहाँ पर देखोगे तो 1 हो जाएगा, और माइनस 1.5 के लिए देखोगे तो कितना हो जाएगा -2, है ना, -2 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 1, यानी 1 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब आसान क्वेश्चन है ये, आप इस तरह से बना सकते हो, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा मैथ्स लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक जो कंडीशन जानते हो उसको यूज करोगे क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि आर के वैल्यू, अच्छा आर ग्रेटर देन 1 लेना आपको, क्योंकि आर के वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब 1 माइनस रूट 5/2 आप ले भी नहीं सकते, क्योंकि आर के वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इसलिए 1 प्लस रूट 5 को लेकर के आप सॉल्व कर सकते हो। तो 1 प्लस रूट 5 को लेकर सॉल्व करोगे, रूट 5 का वैल्यू कितना होता है 2 पॉइंट समथिंग, क्योंकि रूट 4 का वैल्यू 2 आ जाता है, तो 2 से ज़्यादा ही होगा, 2 प्लस 1 को 3 पॉइंट समथिंग, 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5 से ज़्यादा मिलेगा, एंड इस वैल्यू को पुट करोगे तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा और इसका -1.5 का -2 हो जाएगा। देन अब यहाँ पुट कर दो तो 3 माइनस 2 आंसर कितना हो जाएगा 1, और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इसमें बोला गया है, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको जो कि इनफिनिट सीरीज से रिलेटेड है। आपको बोला जा रहा है कि 8 इक्वल्स इतना है, तो पूछा जा रहा है कि वैल्यू ऑफ पी का वैल्यू कितना होगा। तो देखो अगर इस क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस दे रखा है 8 इक्वल्स टू 3 प्लस 1/4 इंटू 3 प्लस पी, ठीक है, प्लस ऑफ 1/4 स्क्वायर इंटू आपको दे रखा है 3 प्लस 2p, फिर आपको दे रखा है 1 प्लस 4q इंटू क्या दे रखा है आपको 3 प्लस 3p। अब यहाँ पर एक चीज़ जो देख सकते हो, ये प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि देखो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो तो जीपी में है, लेकिन इसका जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म देखोगे तो वो क्या है एपी में है। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि पहले आपको जीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप इन्फिनिट का फॉर्मूला लगा सकते हो। अभी ये जीपी में कम्प्लीटली है नहीं, तो इसके लिए क्या करो, आप यहाँ पर जीपी में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो जैसे यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ये 1/4 है यहाँ पर, तो इसको 4 से डिवाइड करते हैं बोथ साइड, ठीक है, यानी डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4।
अगर दोनों साइड 4 से डिवाइड करते हो तो देखो क्या मिलेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, ये हो जाएगा 8/4 यानी 2 आ जाएगा आपका। 8/4 कर दो तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा 2 इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर 4 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा 3/4, तो ये आप यहाँ पर लिख दो 3/4 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर देखो इसमें अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1/4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 + p। फिर इसी तरह से आप इसको लिखोगे तो ये आ जाएगा आपका 1/4 क्यूब इंटू 3 + 2p और ये चलता जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिट तक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, देखो 8 - 2 करोगे तो 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 इक्वल्स टू, ये 3 है तो 3 रहेगा, प्लस यहाँ पर देखो 1/4 है 3 + p है, तो क्या करो 1/4 कॉमन ले लो, 1/4 कॉमन ले लोगे तो यह आ जाएगा आपका 3 + p - 3, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर 1/4 स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, 1/4 स्क्वायर कॉमन ले लोगे, 1/4 स्क्वायर तो यह आ जाएगा 3 + 2p - 3 - p और ये चलता जाएगा। अब यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा 6 - 3 3 इक्वल्स टू 1/4 और ये 3 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा p, फिर ये आ जाएगा आपका 1/4 स्क्वायर और ये भी कैंसिल हो गया और कितना आ जाएगा आपका ये p, फिर आ जाएगा, अगर फिर आगे करोगे तो 1/4 का क्यूब और ये कितना आ जाएगा p, है ना, इस तरह से आता जाएगा। अब इसको फर्दर हम लोग ऑपरेट करें तो देखो क्या होगा, 3 इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, ये आ जाएगा 3 इक्वल्स टू आ गया 1/4 इंटू पी, 1/4 इंटू पी प्लस ऑफ 1/4 स्क्वायर इंटू पी प्लस ऑफ 1/4 क्यूब इंटू पी और ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिट तक, ठीक है। तो यहाँ पर पहले जब भी इस तरह क्वेश्चन है जो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज से रिलेटेड दोनों से है, पहले ये प्रोसेस के थ्रू आप पहले इसको कन्वर्ट करो ज्योमेट्रिक में, क्योंकि इन्फिनाइट टर्म्स का फॉर्मूला लगाने के लिए आपको ज्योमेट्री में कन्वर्ट करने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे कॉमन ले सकते हो आप 1/p को भी कॉमन ले सकते हो बेसिकली, तो p को अगर कॉमन ले लो तो आपका ये सीक्वेंस जो बन जाएगा, p को कॉमन ले लो ये आ जाएगा 1/4 प्लस ऑफ 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/4 का क्यूब एंड इस तरह से चलता जाएगा इन्फिनिट तक, ठीक है। इसमें चाहो तो आप 1/4 भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि 1/4 भी कॉमन ले ही लो तो ये आ जाएगा p/4, ये मिलेगा आपको 1 + 1/4 प्लस ऑफ 1/4 का स्क्वायर और ये इन्फिनिट तक जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर दो तो देखो p/4, सम ऑफ इन्फिनिट का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r, तो a कितना है इसका 1 है ना, बाय 1 - r, 1 - r करो तो 1/4 है ना, तो यहाँ से 3 इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको, p/4 इंटू 1/1 - 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है, ये आ जाएगा, तो 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल आउट, 3 इक्वल्स टू कितना हो गया p/3, तो p की वैल्यू कितना मिलेगा आपको 9, तो p की वैल्यू 9 आ जाएगा और आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना p की वैल्यू पूछा जा रहा था, तो दोनों इक्वेशंस को क्या करो, एक बार यहाँ पर प्रोसेस में ध्यान रखना कि आप कैसे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को एलिमिनेट करोगे, क्योंकि ये जब तक एलिमिनेट नहीं होगा आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए जनरली ये प्रोसेस को आप फॉलो करोगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आप ध्यान से अगर सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन बनेगा आपको। तो देखो सीक्वेंस सीरीज के जो क्वेश्चन है बहुत आसान होते हैं, मतलब बेसिक क्वेश्चंस के फॉर्मेट आप देख लो एक बार, क्योंकि फॉर्मूला तो इसमें बहुत ईजी है, मेन है कि आपके जो क्वेश्चंस के फॉर्मेट होते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है। तो अगर आप प्रोसेस को देख लो, जैसे कॉमन टर्म्स वाले क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं उसको देखो, इन्फिनाइट वाले क्वेश्चंस को देख सकते हो ध्यान से। फिर जीपी का जो एपी का जो है आपका जो सम ऑफ एन टर्म्स एंड रेशियो से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है। एंड देन अर्थमेटिक में ज्योमेट्री में इनको बहुत अच्छे से कमांड करके रखो, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन बनाना आसान है, बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए इस चैप्टर में। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखोगे, अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो आप इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हो।